इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से आपको कुछ अहम रिपोर्ट पेश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सपा ने 27 के रन को लेकर पीडीए सियासत का दायरा बढ़ाया है। क्या कुछ बनाई है योजना, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी ने 27 के रण में परचम लहराने के लिए पीडी प्लस की सियासत का दायरा बढ़ा दिया है। अब समाजवादी पार्टी पीडीए दोस्त अभियान चलाएगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता दोस्त बनाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी का बूथ और संगठन और भी मजबूत हो। इस फार्मूले के तहत प्लान यह है कि 27 में कहीं से भी कोई कोर कसर न रह जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिलने के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई है। 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी ने यह संदेश दिया है कि वह देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले पर चुनावी मंथन कर रही है, लेकिन अब इसमें समाजवादी पार्टी ने बदलाव किया है। समाजवादी पार्टी पीडीए दोस्त अभियान चलाएगी, जिसके तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएंगे। वह गांव गलियों की खाक छानकर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के लिए दोस्त अभियान चलाएंगे। सूत्रों का यह कहना है कि इस अभियान से जहां समाजवादी पार्टी को 27 के रण में बड़ा फायदा मिलेगा, वहीं संगठन का दायरा भी बढ़ेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदारियों को निर्देश दिया है कि पीडीए दोस्त अभियान चलाया जाए, जिससे पार्टी का संगठन भी मजबूत हो और साथ ही साथ 27 के रण में परचम लहराया जा सकेगा। हालांकि जिस तरह से पीडीए के तहत यानी कि पिछड़ा, अगड़ा, दलित जैसे बातों को रखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला बनाया है, और अब देखना यह है कि पीडीए दोस्त अभियान समाजवादी पार्टी के लिए किस तरह संजीवनी बनता है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा ने एक बड़ा एक्शन लिया। क्या कुछ कार्रवाई की है, बता रहे हमारे संवाददाता अतुल कुमार यादव। यूपी के प्रतापगढ़ जनपद से है, जहां पर आईपीएस सीओ सिटी प्रशांत राज की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि आज संपूर्ण समाधान दिवस पर सदर तहसील पहुंचे थे आईपीएस सीओ सिटी प्रशांत राज, जहां पर एक ब्लैक फिल्म लगी थार भी पहुंचती है, जिस पर आईपीएस प्रशांत राज की नजर पड़ती है, जिसको देखकर प्रशांत राज वहां पहुंचते हैं और वहां पर ब्लैक फिल्म हटाने और इस पर चालान करने का पुलिस आदेश देते हैं, जिस पर 5000 का पुलिस ने चालान किया और साथ ही साथ ब्लैक फिल्म को हटाने का काम किया। वही बता दें कि प्रतापगढ़ के जो आईपीएस सीओ सिटी प्रशांत राज ने उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि सोशल मीडिया पे प्रशांत राज को लेकर तारीफ और प्रशंसा हो रही है। इस तरह के अधिकारी बहुत कम देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बता दें कि आज प्रतापगढ़ जनपद के सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर आईपीएस सीओ सिटी प्रशांत राज पहुंचे थे। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में लगातार अपराध एवं अपराधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई का शिकंजा कसने का कार्य जारी है। साथ ही साथ बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद में चाहे अपराधी कितने भी बड़े क्यों न हो, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। प्रतापगढ़ जनपद से अतुल यादव, इंडिया वॉइस, कैमरामैन आयुष के साथ। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय केजीएमयू पहुंचे, जहां उन्होंने बाराबंकी लाठीचार्ज के घायल छात्रों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। योगी सरकार बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर डिफेंसिव मोड में आ गई है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने केजीएमयू पहुंचकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हाल जाना और कहा कि सरकार उनके साथ है।
दरअसल बीते दिनों यूपी के बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी की मान्यता को लेकर बवाल हो गया था। पुलिस ने मामले को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया। कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस लाठीचार्ज के बाद यूपी का सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज का आर्डर देने वाले पुलिस अफसर पर कार्रवाई की मांग किया। हालांकि योगी सरकार के निर्देश पर इंस्पेक्टर, दरोगा समेत 4 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। सीओ को हटा दिया गया था, लेकिन इससे अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का गुस्सा थम नहीं रहा है, जिसे डैमेज कंट्रोल के लिए मंत्री योगेंद्र उपाध्याय केजीएमयू पहुंचे, जहां पर उन्हें घायल एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात किया और हालचाल जाना। मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर निंदा भी किया और कहा कि पुलिस ने यहां पर अमानवीय कृत्य किया है। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है। वहीं अगर बात करते हैं कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर की, तो उन्होंने भी उत्तर लिया और पूर्व डिप्टी सीएम के साथ पहुंचकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात किया। फिलहाल एबीवीपी के नेता यानी कार्यकर्ता सृष्टि सिंह का कहना है कि सरकार डिफेंसिव मोड में आ गई है। सृष्टि सिंह ने बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती है, उनका आक्रोश जारी रहेगा। फिलहाल जिस तरीके से एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है, कहीं यूटर्न लिया जा रहा है तो कहीं तंज कसा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से योगेंद्र उपाध्याय ने केजीएमयू पहुंचकर छात्रों के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश किया है, अब देखना यह है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आगे का क्या एक्शन रहता है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। अब खबर कन्नौज से, जहां संविदा बिजली कर्मी ब्रिजेश के घर अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज कन्नौज पहुंचे। सबसे पहले उनका काफिला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे होते हुए ठठिया पहुंचा। ब्रजेश के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त कर उनकी पत्नी और परिजनों से मिले। 2 लाख रुपए की उन्होंने परिजनों की मदद की। वहीं उनका काफिला इंदरगढ़ होते हुए कन्नौज में भी पहुंचा। उन्होंने कई नेताओं से मिले और उन्होंने आगे आने वाले चुनाव के बारे में भी बात की। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा है कि इस समय जो पुलिस है वो लोगों को परेशान कर रही है। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पैट 2025 परीक्षा का आयोजन करवा रहा है, जहां राजधानी लखनऊ सहित पूरा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसके केंद्र बने हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा यूपी में पेट 2025 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में यह परीक्षा हो रही है। 6 और 7 सितंबर को 2 पाली में यह परीक्षा होगी। आज दोनों पाली में यह परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में इसके लिए कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से प्रदेश भर में जितने सेंटर हैं उन पर नजर रखी जा रही है। ब्लूटूथ, डिजिटल वॉच इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना परीक्षा में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके साथ ही जो लड़कियां बुर्के में गई थीं उनकी भी विशेष रूप से जांच करी गई, क्लिप इत्यादि निकलवाई गई, बाल इत्यादि जांच करी गई और जो लड़के कलावा इत्यादि बांधे थे उनकी भी विशेष रूप से जांच करी गई। प्रवेश पत्र को मैच कराया गया, उसके बाद ही इनको परीक्षा देने के लिए अंदर जाने दिया गया। आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि परीक्षा केंद्र पर आप 2 घंटे पहले पहुंच जाइए और आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र के जो गेट हैं वो बंद हो जाएंगे। कल भी ये परीक्षा यूपी के कई जिलों में होगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपी पुलिस के साथ साथ अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अधिकारी भी
एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब खबर राजनगर से, जहां कांग्रेस की बैठक संपन्न हुई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चला रही है। इसी के निमित्त सरायकेला जिले के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस कमेटी अभी सक्रिय नजर आ रही है और जगह जगह बैठक कर रायशुमारी की जा रही है। वहीं हम बात करें तो राजनगर ब्लॉक मैदान में भी इसकी बैठक की गई, जहां पर जिला अध्यक्ष को चयन को लेकर रायशुमारी की गई, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मनोनीत पर्यवेक्षक विश्वरंजन महंती भी यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने इस संगठन को मजबूती के लिए अभी जगह जगह बैठक कर नए जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए रायशुमारी कर रही है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में किसको जिला अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। हालांकि अभी जैसे बताया जा रहा है कि कुल अभी सरायकेला विधानसभा में करीब 7 से 8 ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो जिला अध्यक्ष के दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब रायशुमारी के बाद ही पता चल पाएगा कि किसको जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जाएगा। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बैठकों का दौर, रायशुमारी का दौर अभी भी जारी है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। अब खबर महाराजगंज से, जहां 12 वफात जुलूस के बीच राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अनुराग। महाराजगंज जिले में 12 वफात की जुलूस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र के हरपुर तिवारी का बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाइक सवार एक युवक हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए है, जिसके बीच में अशोक चक्र की जगह इस्लामिक शब्द लिखा हुआ है। वही वीडियो वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल स्थानीय पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वही अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। महाराजगंज से अनुराग जायसवाल। और अब खबर मैनपुरी से, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट होने के बाद हुई फायरिंग में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 जो आरोपी पक्ष हैं उनसे मारपीट हो गई है। मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जगरूपुर में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। मामूली विवाद, कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया। आरोपियों द्वारा कूड़ा पीड़ित परिवार के घर के बाहर डाल दिया गया। इससे नाराज होकर योगेंद्र ने जब इसका विरोध किया तो उसको गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं योगेंद्र से बचाने के लिए विनय कुमार आए तो विनय कुमार को भी गोली लगी है। विनय कुमार को 3 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसको पीजीआई रेफर किया गया है। हालांकि इस फायरिंग में अन्य लोग 3 से 4 लोग और मामूली चोटों से घायल हो गए हैं। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह, सिटी एसपी अरुण कुमार सिंह और 4 थाने के अध्यक्ष जो मौके पर पहुंचे हैं। भारी पुलिस फोर्स लगाया गया। गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं इस घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर कठोर कार्रवाई की जा रही है और हो भी रही है। इसको लेकर पुलिस अपने किसी भी तथ्य को छोड़ना नहीं चाहती। जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं उन मामलों को भी पुलिस अब संज्ञान में लेगी और तथ्यों की जांच करेगी। जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। प्रयागराज में आज का दिन हादसों से भरा रहा, जहां 2 दर्दनाक हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। संगम नगरी प्रयागराज में आज 2 दर्दनाक हादसे ने लोगों को दहला दिया। दरअसल पहला हादसा धूमनगंज इलाके में हुआ, जहां पर 3 दोस्त नहाने के लिए नदी में गए थे, जहां पर तीनों गहरे पानी में पहुंच गए और वहां पर वो लोग डूबने लगे और आखिरकार वो दोनों डूब गए। उसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश शुरू की, तो जिसमें 2 लोगों का शव बरामद कर लिया गया, जो धूमनगंज इलाके के तीनों दोस्त थे और सुबह घर से स्नान करने के लिए निकले थे और वहीं पर ये घटना हुई। हालांकि तीसरे युवक की तलाश अभी भी गोताखोर कर रहे हैं। वहीं हंडिया इलाके में, सैदाबाद इलाके में
एक सीवर को साफ करने के लिए उतरे चाचा भतीजे की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई। दरअसल वो लोग जब अंदर चैम्बर के उतरे तो उसके बाद वो उससे जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिनको स्थानीय लोगों ने किसी तरह से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कह सकते हैं कि संगम नगरी में दो अलग अलग घटनाओं ने आज लोगों को काफ़ी गमीन कर गया। दोनों घटनाओं में असमय 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 दोस्त हैं जो नहाने के लिए गए थे। वहीं चाचा भतीजे जो थे वो गैस की चपेट में आने के बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि अब सभी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद जहां तरह तरह की चर्चाएं हो रही, वहां लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो काफ़ी दुखी हैं। जिस तरह से ये घटना हुई उस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं और लोग इस तरह की घटनाओं से सबक लेने के लिए भी कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लेने के लिए इस तरह के एहतियात ज़रूरी है कि किस तरह से 2 लोग जो है बगैर समझे हुए चैम्बर में पहुंचे और गैस की चपेट में आ गए। वहीं जो दोस्त है वो नहाने गए थे और गहरे पानी में गए, जहां पे उनकी मौत हो गई। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ में जुलूस के दौरान पुलिस की मौजूदगी में जमकर उत्पात मचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश। सिद्धार्थनगर जिले में 12 वफात के लिए 3 जगह नारे लगाए गए। एक जगह युवक ने पोस्टर जो है फेसबुक पे लगा के कहा कि जो है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो दिखा दूंगा। इसको लेकर धमाकेदार हुआ है। आपको बता दूं कि एक मामला सोहरतगढ़ का है, जहां सोहरतगढ़ में सर तन से जुदा ये नारे लगाए गए। बढ़नी में इसी तरह भी नारे लगाए गए। अब जिसको लेके सर्वधर्म स्वभाव रखने वाले धर्मनिरपेक्ष देश जो भारत में उपद्रव मचा रहे हैं, जो आपत्तिजनक नारों की इस तरह से जो है 12 वफात के जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस तरह का नारा लगाया। अब देखने की बात यह है कि 12 वफात पर उपद्रव व आपत्तिजनक नारों के साथ शक्ति प्रदर्शन भविष्य के गृह की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में अब देखने की बात यह है कि जिस तरह से ये नारेबाजी कर रहे हैं, अलग अलग जगहों का ये वीडियो है जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है, इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। अब खबर रायबरेली से, जहां इंडिया वॉइस की खबर का दमदार असर हुआ है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने इंडिया वॉइस की खबर का संज्ञान लेते हुए सिपाही रवि चौधरी व अंशु चौधरी को सस्पेंड कर दिया। रायबरेली में इंडिया वॉइस की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। बता दें कि बीती रात रायबरेली जिले के डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 सिपाहियों के द्वारा एक ढाबा संचालक को मारने का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि ढाबा पर दोनों सिपाही जाकर खाना खाए और पैसा मांगने के दौरान वहां ढाबा संचालक के साथ उनकी मारपीट हुई, जिसके बाद ढाबा संचालक के द्वारा पूरे मामले की वीडियो बनाकर वायरल कर दी गई। और इसी के बाद रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल दोनों सिपाहियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। हालांकि इस कार्यवाही के बाद पुलिस महकमे में हलचल जरूर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि रवि चौधरी और अंशु चौधरी दोनों सिपाही खाना खाने गए थे ढाबे पर, और ढाबा संचालक के द्वारा जब पैसा मांगा गया तो उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। हालांकि इस पूरे मामले का जब वीडियो वायरल हुआ और इंडिया वॉइस के द्वारा प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया गया तो संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा तत्काल उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और अब खबर देवरिया से, जहां यूरिया खाद की किल्लत के खिलाफ समाजवादी युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता बोलेंदु मणि त्रिपाठी। जनपद में यूरिया खाद की भारी किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों ने शनिवार को शहर के सुभाष चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में देवरिया जनपद के सहित पूरे प्रदेश में किसानों के सामने उत्पन्न संकट को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको वही बता दें कि युवा कार्यकर्ताओं ने सिर पर खाद की बोरियां रखकर बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ सरकार की नीतियों का विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी योजना सभा जिलाध्यक्ष रणवीर यादव ने कहा। और अब खबर आगरा से, जहां यमुना नदी लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण अपने विकराल रूप में आ चुकी है। इस दौरान क्या कुछ है प्रशासन की तैयारी, बता रहे हमारे संवाददाता जिशान।
पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद देश की नदियां अपने उफान पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल के नज़दीक। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आगरा की जो यमुना नदी है उसने भी अपना विकराल रूप दिखा दिया है। आप यहाँ पर इंडिया वॉइस की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर है। आप ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं कि किस तरीके से घोंटू तक यहाँ पानी भरा हुआ है। और सबसे अहम जो तस्वीर है आपको दिखाएं, ये ताजमहल है जो दुनिया की खूबसूरत इमारत है। वो ताजमहल का जो गार्डन है, गार्डन भी पूरी तरीके से लबालब भर चुका है। और गार्डन के पास जो ताजमहल की बाउंड्री है वो बाउंड्री से छूकर यमुना का पानी चल रहा है। पूरी चारों तरफ एक ऐसा डरावना सा नज़ारा है कि यमुना नदी का जो देखकर भी इंसान दंग रह जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़े तेज़ बहाव से यमुना का पानी बह रहा है। और यहाँ पर एक पुराना प्राचीन मंदिर है, लेकिन वो मंदिर भी पूरी तरीके से यमुना नदी का जो पानी है उससे लबालब चल रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन के लोग हैं वही लोग हैं। हालांकि यहाँ पर स्थानीय लोगों को बिल्कुल प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यमुना का पानी ने जो यमुना है उसने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। यहाँ पर जो मंदिर परिसर है ये पूरी तरीके से लबालब भर चुका है। और सामने की आपको तस्वीर दिखाएं, ये ताजमहल के सामने जो मेहताब बाग है वहाँ पर टूरिस्ट ताजमहल का दीदार करने आते हैं, लेकिन अब वो भी जिला प्रशासन की ओर से बंद करा दिया गया है, क्योंकि यमुना नदी अपने रौद्र रूप पर है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और आगरा में भी प्रदेश में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से यमुना नदी का पानी जो निचले क्षेत्र हैं, जो ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर पानी प्रवेश कर चुका है, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से पानी का बहाव है और पानी जो निचले क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने साफ तौर से जो स्थानीय लोग हैं, जो यमुना के तट पर रहने वाले लोग हैं, तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है और उनसे साफ तौर से अपील की है कि अपने जो महत्वपूर्ण सामान और दस्तावेज हैं वह सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दें और वह खुद भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। हालांकि जो जिलाधिकारी आगरा हैं अरविंद मलप्पा, उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, निरीक्षण किया और उन्होंने राहत सामग्री भी जो क्षेत्र के लोग हैं उनको बांटी जा रही है और हर संभव मदद का भरोसा भी उनको दिलाया जा रहा है। हालांकि जो यमुना से सटे हुए क्षेत्र हैं उनको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 40 गांवों को अलर्ट किया गया है और उनसे साफ तौर से एडवाइजरी और चेतावनी दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं। हालांकि एक बार आपको फिर दिखा दें, यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से आम लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है और यहाँ पर जो जल पुलिस है वह भी यहाँ पर तैनात रहती है। स्टीमर है, स्टीमर की मदद से अगर कोई घटना या दुर्घटना हो जाए तो स्टीमर की मदद से उसका रेस्क्यू भी किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जल पुलिस, आगरा जिला प्रशासन पुलिस लगातार यहाँ पर तैनात है और जो आगरा के तमाम घाट हैं, घाटों में भी पानी प्रवेश कर चुका है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से, आगरा पुलिस की ओर से वहाँ पर पूरी तरीके से उनको बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। और जो आज कह सकते हैं कि जो गणेश विसर्जन है उसको लेकर भी आगरा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि यमुना के नज़दीक जो यमुना है उसी में विसर्जन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आगरा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको एक बार फिर दोबारा से नज़ारा दिखाते हैं ताजमहल का। जो ताजमहल है दुनिया की खूबसूरत इमारत है, वह आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो ताजमहल का गार्डन है वो पूरी तरीके से लबालब भर चुका है और ताजमहल की जो बाउंड्री है उसके बिल्कुल बगल से पानी बह रहा है और जो ताजमहल की बाउंड्री है आप साफ तौर से देख सकते हैं कि उससे भी आगे पानी जा चुका है। लेकिन वहाँ पर पुलिस प्रशासन के, पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो बैठे हैं। सामने जो जल पुलिस की चौकी है वो पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है और लोगों को एडवाइजरी के जरिए और चेतावनी भी दी जा रही है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस। कासगंज जनपद के ढोलना थाना क्षेत्र में आज सुबह दो पक्षों में हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई।
क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अशोक शर्मा। मारपीट के दौरान 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 3 को अलीगढ़ हाई ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें पूरा मामला ढोलना थाना क्षेत्र के तैयब खा गांव का है। यहाँ कल हरी सिंह की पत्नी को गांव के ही रविंद्र नाम के एक व्यक्ति ने छेड़ दिया था। हरी सिंह इसी बात की शिकायत लेकर ढोलना थाने गया और वो तहरीर दिया था। वहीं से अचानक उसकी पत्नी और लौट रहे थे तो अचानक रास्ते में भरत सिंह मिल गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भरत सिंह की मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। ये बात रविंद्र को जैसे ही मालूम पड़ी तो रविंद्र ने अपने कुछ साथियों को लेकर भरत सिंह के संग रास्ते में ही मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत भरत ने ढोलना थाने में दे दी थी। इसी को लेकर आज सुबह रविंद्र पक्ष के 15 से 20 लोग नाजायज असलों व तमंचों के संग उसके घर पर आए और उस दी हुई तहरीर पर समझौता करने के लिए दबाव बना रहे थे। इसी बात को लेकर दोबारा से मारपीट हुई, जिसमें भरत सिंह के परिवार के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको पुलिस द्वारा कासगंज जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जिसमें 3 की गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ढोलना पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर होती नजर आ रही है। यदि कल ढोलना पुलिस उस तहरीर के आधार पर कार्रवाई करती तो ये मारपीट की घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ढोलना क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो मारपीट करने वाले अपराधी हैं वो ढोलना थाना क्षेत्र से हिस्ट्री सीटर बदमाश भी हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई करने से घबराती है। कासगंज से इंडिया वॉच के लिए अशोक शर्मा। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।